हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5th पॉइंट, बोरोड फंड। बोरोड फंड स्टार्टिंग के 4 पॉइंट हम पार्ट 1 में कर चुके हैं और ये 5th पॉइंट है हमारा जो हम करने वाले हैं, बोरोड फंड। इसमें देखो क्या है, जो कि हमने 4th पॉइंट तक किए थे वो हमने ओनर्स फंड के बारे में किए थे। 4th पॉइंट तक हमने ओनर्स फंड के बारे में किए थे। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सारी चीजें हमने ओनर्स फंड की सीखी थी कि जो चीजें हमें ओनर्स फंड में हम इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करती हैं, वो सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है, अब बोरोड फंड है यानी जो हम क्रेडिट लेते हैं, जिसके लिए हमें इंटरेस्ट वगैरह ये सब चीजें पे करनी पड़ती है, वो सारी चीजें हमें सीखनी है कि बोरोड फंड जो होता है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट जो ये बोरोड फंड होता है, ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट कैसा होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है। ट्रेड क्रेडिट refers to an arrangement whereby a manufacturer is granted credit from the supplier of raw material, inputs, spare parts, etc. The supplier allow their customer to pay their outstanding balance within a credit period. Generally, the duration of trade credit is 3 to, ये याद रखना, generally the duration of trade credit is 3 to 6 months and thus it is a short term finance facility. The availability of trade credit depend upon nature of firm, size of firm, status of credit worthiness of the firm। इसका क्या मतलब है कि ट्रेड क्रेडिट होता है क्या? ट्रेड क्रेडिट वो होता है कि जो आपके जो सप्लायर होते हैं ना, मतलब आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो आप किसी ना किसी से अपना रॉ मटेरियल खरीद रहे होगे, कुछ ना कुछ इनपुट, स्पेयर पार्ट्स वगैरह आप किसी ना किसी से खरीद रहे होगे, तो आप उन्हीं से क्रेडिट ले लेते हो कि भाई अभी हमको दे दो, हम तुम्हारे पैसे पे कर देंगे, तब आप उन्हीं से क्रेडिट ले लेते हो। तो वो होता है ट्रेड क्रेडिट, कि जो आपके सप्लायर है उन्होंने ही आपको क्रेडिट दे दिया। ठीक है, और ट्रेड क्रेडिट डिपेंड किन किन चीजों पे करता है कि आपका नेचर ऑफ द फर्म कैसी है, आपकी फर्म का साइज क्या है, आपका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है, कि आप पेमेंट करते हो लोन की टाइम टू टाइम कि नहीं करते हो, उन चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ट्रेड क्रेडिट होता है जब आपके सप्लायर ही आपको क्रेडिट दे रहे हैं, वो होता है ट्रेड क्रेडिट। नेक्स्ट आता है मेरिट्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट। रेडिली अवेलेबल, कि आपके सप्लायर्स तो हैं, ठीक है, आप अवेलेबल है आपके, जब चाहे आप ले सकते हो। फ्लेक्सिबल होता है, किसी तरीके का कोई रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता, आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो। ठीक है, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब कि देखो, अगर आपको नए इक्विटी शेयर मार्केट में लॉन्च करना है तो आपको बहुत एडवर्टीजमेंट वगैरह खर्चे करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। लिमिटेशंस पे कुछ इंक्रीज इन प्राइजेस के, कुछ सप्लायर्स होते हैं ना, वो ऐसा बोल देंगे कि क्योंकि हम क्रेडिट पे तुमको दे रहे हैं, सामान क्रेडिट पे दे रहे हैं, तो हम प्राइस बढ़ा रहे हैं। मान लो किसी पर्टिकुलर चीज जो भी आपने उनसे रॉ मटेरियल लिया, वो आपको पहले 100 रुपीज का दे रहे थे, उन्होंने बोला कि अब हम जो क्रेडिट में दे रहे हैं ना, इसलिए अब हम वो 120 का देंगे। तो ऐसा भी होता है। लीगल एक्शन, अगर आप बायर हैं, आपने क्रेडिट में कुछ लिया और आप एक ना प्रोमिसरी नोट इशू करते हैं कि हाँ भाई मैं आपको इतने टाइम में इतना पैसा दे दूंगा, अगर आप नहीं दे पाते तो सप्लायर जो होता है वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। तो ये ट्रेड क्रेडिट खत्म हुआ। नेक्स्ट आता है पब्लिक डिपॉजिट। दूसरा बोरोड फंड का तरीका है पब्लिक डिपॉजिट, और ये मीडियम टर्म फंड्स होते हैं। पब्लिक डिपॉजिट वो होता है कि जब आप पब्लिक से बोलते हैं कि भाई हमारे को थोड़ा पैसा दे दो, ये इक्विटी शेयर नहीं है। इक्विटी शेयर ओनर्स फंड होते हैं, ओनर्स होते हैं जो इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं। जो ये यहाँ पे पैसे देते हैं ना, वो मतलब आपने उनसे लोन ले रखा है, आपको वो वापस करने हैं पैसे विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट जहाँ पे जनरल पब्लिक आपको पैसे देती है और आप उनको विद इंटरेस्ट पैसे प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो आपको इसके लिए करना क्या होता है, बस एक एडवर्टीजमेंट देनी होती है न्यूज़पेपर में कि यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए इनविटेशन है कि आप कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करके। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? अनसिक्योर्ड होता है, यानी कि आपको कभी कभी अपने पब्लिक डिपॉजिट्स जो भी आपने रेज करे हैं वो वापस करने के लिए आपको आपके एसेट्स को गिरवी भी रखना पड़ सकता है। ठीक है, बेचने पड़ सकते हैं। फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो अमाउंट हम रेज करते हैं वो कंपनी यूज करती है, वो अपनी जो वर्किंग कैपिटल है उसको चलाने के लिए। ठीक है,
जो भी फाइनेंस हम पब्लिक डिपॉजिट से रेज करते हैं वो वर्किंग कैपिटल जो आपका है, मतलब जो आपकी मशीन काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं, उनके खर्चे चलाने के लिए हम उन चीजों का यूज कर सकते हैं। ठीक है। टाइम पीरियड, जो पब्लिक डिपॉजिट होता है उसका टाइम होता है, इसके लिए आपको पहले एक एडवर्टीजमेंट देनी होती है और जो भी इंटरेस्टेड होता है वो आपके कंपनी में डिपॉजिट कर देता है फॉर्म फिल करके। ठीक है। जो कंपनी जो होती है उसको डिपॉजिट रिसीट दे देती है रिटर्न में, और टर्म्स एंड कंडीशंस की वो भी दे देते हैं आप उनको। ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड वैसे तो 3 months to 2 years होता है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है। ये ना, हाँ, यहाँ पे ना पब्लिक डिपॉजिट्स सिंपल प्रोसीजर टू रेज, ये पॉइंट का नाम ये है। टाइम पीरियड वाला पॉइंट मैं शायद भूल गई, मैंने गलत लिख दिया। तो एक टाइम पीरियड वाला पॉइंट और नोट कर लेना। टाइम पीरियड में होता है कि पब्लिक डिपॉजिट्स जो होते हैं वो होते हैं 6 months से लेके 6 months to 3 years, इसलिए इसको हम मीडियम टर्म भी बोलते हैं। मीडियम टर्म डिपॉजिट्स होते हैं क्योंकि ये 6 months से लेके 3 years तक के लिए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रीपेमेंट। जो कंपनी होती है ना, जो भी उन्होंने अर्न किया होता है उसका 10% ना उनको हमेशा साइड में रखना होता है ताकि वो अपने पब्लिक डिपॉजिट्स है ना उनको रीपे करते रहे। मान लो कोई जिसने आपकी कंपनी में डिपॉजिट किया है वो बीच में आ गया कि मुझे मेरा सारा पैसा दो, 2 3 4 5 10 लोग आ गए, तो आपको आपका जितनी भी अर्निंग है उसका 10% तो हमेशा साइड में रखना पड़ता है कि भाई कभी कोई आ जाए उठ के तो आप उसको पे कर दो। मेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। मेरिट्स क्या है? सिंपल प्रोसीजर है, किसी तरीके का कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं होता, मतलब इतना खर्चा नहीं करना होता जैसे कि आपको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में करना होता है। ठीक है। इकोनॉमिकल होता है, आपको सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट करनी होती है और ज्यादा कुछ नहीं करना होता। एक फॉर्म भर दो, रूल्स एंड रेगुलेशंस की कॉपी बना दो, वो दे दो सबको। किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। पब्लिक डिपॉजिटर आपसे कुछ नहीं मांग रहा होता है कि आपके एसेट्स हमारे सामने गिरवी रखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप उनके पे नहीं कर पाओगे डिपॉजिट्स को, तब आपको गिरवी रखने पड़ सकते हैं। रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। जो पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं ना वो आपकी टोटल इनकम से डिडक्ट होते हैं, इसलिए आपको ना टैक्स लायबिलिटी से रिडक्शन मिल जाती है। फ्लेक्सिबल होते हैं, आप उनको रिपे कर दो वापस जब आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। तो पे कर दो, भाई अब हमको नहीं चाहिए, आप अपना पैसा ले जाओ। नो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं होता पब्लिक डिपॉजिटर्स के पास, तो वो किसी भी तरीके का कंपनी के बिजनेस में को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के? लिमिटेड अमाउंट होता है कि जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है ना आपका, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जो भी आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट है ना, जितना भी आपने जनरेट किया उसका 25% ही सिर्फ आप मांग सकते हो पब्लिक डिपॉजिट से। अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है। पब्लिक डिपॉजिट जो होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। जो डिप्रेशन पीरियड होता है ना, डिपॉजिटर्स उसमें रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और बहुत सारे डिपॉजिटर्स जो होते हैं ना वो अपना पैसा वापस भी निकाल लेते हैं। और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए सुटेबल है, इसके लिए कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे डिपेंड नहीं कर सकती है। पब्लिक डिपॉजिट इसीलिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस होते हैं, ये 6 months to 3 years तक के लिए होते हैं। हिंड्रेंस टू ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर आपके पब्लिक डिपॉजिट बहुत ज्यादा है तो आपकी जो मार्केट में इमेज होगी वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपने सारा पैसा पब्लिक डिपॉजिट से इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो ये ग्रोथ के बीच में एक हिंड्रेंस है। ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंसर्न। अगर आप न्यू बिजनेस हैं, न्यू बिजनेस चला रहे हैं, न्यू कंपनी है आपकी, तो आपकी गुडविल अभी नहीं होगी मार्केट में, इसलिए तो लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। ठीक है। तो नए बिजनेस के लिए तो सुटेबल नहीं है। सुटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स ओनली, कि जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जो कैपिटल गेन करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स में। जो कॉशियस और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं सिर्फ वही इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स में। अच्छा देखो डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो होते हैं या बॉन्ड भी इनको बोलते हैं, बॉरोड फंड होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए यूज होते हैं। डिबेंचर एक तरीके के स्टॉक ही होते हैं। डिबेंचर
जैसे आप इक्विटी शेयर्स के लिए एडवर्टीजमेंट देते हो, इक्विटी शेयर्स के लिए इशू करते हो कि हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदो, वैसे डिबेंचर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर और डिबेंचर्स में एक फर्क होता है कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो क्रेडिट, उनको हम ये भी बोलते हैं, डिबेंचर्स आर कॉल्ड क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। क्यों? मतलब कि क्योंकि जो क्रेडिटर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं एक तरीके से हमारी कंपनी के। क्यों? क्योंकि उनको हमें पेमेंट करनी होती है, इंटरेस्ट हर महीने जो ऐसा भी डिसाइडेड होता है उस कंपनी का, रूल्स रेगुलेशंस में जो भी लिखा है, आप उस तरीके से उनको आपको पेमेंट करनी पड़ती है। इक्विटी शेयर्स में तो अगर प्रॉफिट अर्न करेगी तब मिलेगा ना, लेकिन डिबेंचर्स होल्डर्स जो होते हैं ना वो क्रेडिटर होते हैं, उनको हमें पेमेंट करनी ही करनी पड़ती है। ठीक है। फीचर्स आते हैं बोरोड फंड, मतलब कि एक तरीके का बोरोड फंड है ये। आप इसको क्रेडिटर्स और अब तक कंपनी मान सकते हो डिबेंचर होल्डर्स को। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जितना आपको बता दिया गया, अगर आपको 10% बताया गया तो आपको उतना ही मिलेगा, चाहे कंपनी को जितना मर्जी प्रॉफिट हो रखा हो और चाहे जितना मर्जी लॉस हो रखा हो। कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी, आप चाहे प्रॉफिट अर्न कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो मर्जी है। सिक्योरिटी, जो डिबेंचर्स होते हैं ना वो ज्यादातर सिक्योरिटी के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं, कि आप अपना फिक्स एसेट शो करते हो कि इतने हैं, इस हिसाब से आपको डिबेंचर्स होल्डर मिलते हैं। डिबेंचर होल्डर को किसी तरीके का कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, जब आपके डिबेंचर होल्डर्स जो हैं, डिबेंचर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है, और ये ट्रस्टी जो होता है वो बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो इस बात का ध्यान रखेगा कि फुलफिल्स हो रही है सारी ऑब्लिगेशंस, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस की नहीं। ठीक है। मेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स, लो कॉस्ट। डिबेंचर्स जो होते हैं ना उसको रेज करना मतलब खर्चा नहीं आता ज्यादा। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर जिसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशंस होती है वो बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन वो डिबेंचर्स जो होते हैं वो कम कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। नो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डिबेंचर होल्डर्स को किसी तरीके का कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, तो वो किसी तरीके के डिसीजन मेकिंग में किसी तरीके की इंटरफेरेंस उनकी नहीं होती है। अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, कंपनी जो होती है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है कि हम इतना इंटरेस्ट देंगे, इतना रिटर्न देंगे, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, और जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसको कंपनी एज एन एक्सपेंस ट्रीट करती है, आपके टोटल इनकम से डिडक्ट होता है, इनकम टैक्स से बच जाते हो। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो इस पे मिलता है वो कम मिलता है। ठीक है, मतलब कम देना होता है कंपनी को, तो कंपनी के लिए तो फायदा ही है कि 10% ही देना पड़ रहा है, तो फायदा भी हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, कंपनी कैन रिपे द फंड रेज थ्रू डिबेंचर होल्डर व्हेन इट डज नॉट रिक्वायर इट एनीमोर। जो भी आपको डिबेंचर होल्डर हैं, जितना भी पैसा दिया आप उसको रिपे कर सकते हो एट एनी टाइम, जब आपको पैसों की जरूरत नहीं है, सेम पब्लिक डिपॉजिट्स की तरह। डिमेरिट्स क्या क्या? फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होती हैं, मतलब कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे आप प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, देनी पड़ेगी। क्रेडिबिलिटी में रिडक्शन आती है, मतलब इमेज खराब होती है आपकी अगर आपके पास ज्यादा डिबेंचर्स है। चार्ज ऑन असेट्स पे चार्ज लगता रहता है। ठीक है, डिप्रेशन के टाइम पे कंपनी जब अपना डिबेंचर वो फुलफिल नहीं कर पाते तो असेट्स बेचने पड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। वोटिंग राइट नहीं होता डिबेंचर होल्डर को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे कमर्शियल बैंक, जो कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म फाइनेंस होते हैं। कमर्शियल बैंक जो हमारे बैंक्स होते हैं ना, वो भी पहले शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स देते थे, अब उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन्स भी देना शुरू कर दिया अगेंस्ट सिक्योरिटी, क्योंकि आपको पहले कुछ सिक्योरिटी दिखानी पड़ेगी, तो कंपनी इनसे भी लोन लेती है। मेरिट्स क्या क्या है? बैंक जो होता है वो प्रोवाइड करता है फंड्स फर्म्स को जब भी उनको जरूरत होती है। बैंक जो होता है ना वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसको सीक्रेट रखता है, बताता नहीं है किसी को। किसी तरीके की ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है, प्रोस्पेक्टस वगैरह एडवर्टीजमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत इकोनॉमिकल सोर्स होता है, जाओ बैंक में और पैसे ले लो। इट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स एज लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। लोन अमाउंट ना आपका इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की इमेज कैसी है। लिमिटेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, फंड्स जो जनरली अवेलेबल होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, ज्यादा टाइम के लिए बैंक लोन नहीं देती है। बैंक में एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनीज अफेयर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिफोर इशू ऑफ लोन, की पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है बैंक, आपके पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पूरा अच्छे से देखती है, उसके बाद लोन देती है। कुछ केसेस में बैंक जो होती है रिस्ट्रिक्शंस भी डाल देती है, बहुत डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई कर देते हैं कि आपको अगर लोन चाहिए तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी।
फिफ्थ पॉइंट आता है लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बोरोड फंड, लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है ये कमर्शियल बैंक की तरह। जब कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि इनफ नहीं है फाइनेंशियल जो दिक्कतें हैं वो सही करने के लिए, तो फिर गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ओपन किया ताकि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेस है, उनकी जो फाइनेंशियल नीड है उसको पूरा किया जा सके। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जनरली यही काम करते हैं, वो जिनको जरूरत है उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। मेरिट्स क्या क्या है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बट मैं क्या करूँ, मेरिट्स क्या क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और साथ के साथ ये आपको मैनेजरियल एडवाइस भी टाइम टू टाइम और वेरियस मैटर्स में प्रोवाइड करते रहते हैं। मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस दोनों ही आपको मिल जाते हैं इसमें रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटी, ये आपके शेयर्स और डिबेंचर्स भी खरीद लेते हैं। अंडर राइट करते हैं, मतलब आपके शेयर्स और डिबेंचर्स जो भी हैं आपके, जो भी आपने इश्यू करे उसका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं कि आप किस तरीके से पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। गारंटी लोन, आपको लोन गारंटीड प्रोवाइड करते हैं ये। लिमिटेशंस भी हैं कुछ, टू मैनी फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन देने के लिए। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस ये आपके ऊपर लगाते हैं, डिविडेंड पेमेंट्स पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस। समटाइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने जो नॉमिनी है ना उसको बोलते हैं कि इसको आप अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना लो, ताकि वो पावर ऑफ मतलब अब कंपनी की पावर्स का भी हाथ में रखे कि देखे हमारे हिसाब से भी काम हो रहा है। तो मतलब अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपना नॉमिनी इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि उसको भी अपॉइंट करो। कंपनी पे पावर जताना चाहते हैं, वो कंपनी की पावर को हासिल करना चाहते हैं वो एक तरीके से। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, बोरोड फंड होते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ठीक है। ये क्या होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन मांगती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे देती है, उसको बोलते हैं हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की। व्हेन अ कंपनी एक्वायर सिक्योरिटी ऑफ अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी से ले लिया। व्हेन ए कंपनी गिव लोन टू अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी ने लोन दे दिया। व्हेन अ कंपनी गिव गारंटी टू एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन टू अनदर कंपनी, की उसने गारंटी ले ली कि ये इंस्टीट्यूशन आपको दे देगा पैसे। इन जनरल वी कैन से व्हेन कंपनी अरेंज फंड फ्रॉम अनदर कंपनी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से फंड अरेंज करती है उसको इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स बोलते हैं। 3 टाइप के होते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। सबसे पहला आता है 3 मंथ डिपॉजिट्स, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें जो आपको इंटरेस्ट देना होता है वो देना होता है 12% पर एनम के हिसाब से। 6 मंथ डिपॉजिट में आपको 15% देना होता है। कॉल डिपॉजिट्स, जो 6 मंथ डिपॉजिट्स फर्स्ट क्लास बोरोवर्स के लिए होते हैं और ये आपको जो देना पड़ता है इसमें 15%। कॉल डिपॉजिट्स ये 1 डे नोटिस के लिए होते हैं और ये इसमें आपको इंटरेस्ट जाता है 10%, एक दिन के लिए होते हैं और इंटरेस्ट जाएगा पूरा का पूरा 10%। मेरिट्स क्या क्या है, सीक्रेसी रहती है, किसी भी तरीके की कुछ भी चीजें रिवील नहीं की जाती हैं। सुटेबल होते हैं जिनको अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को पूरा करना होता है। ब्यूरोक्रेटिक लीगल प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं आती है। डिमेरिट्स क्या क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल नहीं है। हाई रिस्क रहता है, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स रहते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एज कंपेयर टू बैंक्स, ठीक है। हो गया, ये सारे बोरोड फंड के टॉपिक्स यहाँ पे खत्म हो गए। 5 टॉपिक्स थे, कर लिए हमने। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक रह गया इसका एक। चलो, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स केप्ट इन माइंड बिफोर सेलेक्टिंग अ सुटेबल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जब भी आपको आपके बिजनेस के लिए फाइनेंस की जरूरत है तो क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ध्यान में रखना चाहिए उसको, जो भी आपका सोर्स है उसको चूज करने से पहले। सबसे पहले कॉस्ट इन्वॉल्व, कि बिफोर फाइनलाइजिंग एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस द कंपनी मस्ट फाइंड आउट द कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन यूजिंग द फंड्स। कि सबसे पहले आप ये देख लो कि उन फंड को इकट्ठा करने में और उन फंड को यूज करने में मतलब कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी कॉस्ट की हमें नीड है। बोथ द कॉस्ट मस्ट बी लेस देन द बेनिफिट विच दे गेट बाय यूजिंग दैट सोर्स ऑफ फंड। कि उनको पहले देख लेना चाहिए कि बेनिफिट देख लेना चाहिए, कॉस्ट देख लेनी चाहिए कि कितनी यूज होगी, किस तरीके से यूज होनी चाहिए, कितना हमें जनरेट करना है, कितना हमें खर्च करना है, ठीक है। फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म, अगर कोई कम फाइनेंशियली अच्छी है तो उसको बोरोड फंड ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो इंटरेस्ट उसमें पे कर देंगे क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, रिपे कर देंगे बोरोड फंड को, इजीली पे कर देंगे इंटरेस्ट अमाउंट को। लेकिन अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनको ओनर्स फंड में जाना चाहिए, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, इन सब चीजों में जाना चाहिए।
नेक्स्ट आता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती है, पार्टनरशिप फॉर्म होती है, वो शेयर्स और डिबेंचर इशू करके फंड रेज नहीं कर पाती है। उनको फैक्टरिंग, लीजिंग, लोन, ट्रेड क्रेडिट, इन सब चीजों पे डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, वो शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब चीजें रेज करके फंड्स इशू करती हैं। टाइम पीरियड, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसाइड करने के लिए कि क्या चाहिए। शॉर्ट पीरियड के लिए आपको बॉरोड फंड लेने चाहिए, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, ये सब चीजें। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स, डिबेंचर सुटेबल होते हैं। मीडियम टर्म के लिए पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन्स आर सुटेबल। कंट्रोल, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, उनका कंट्रोल होता है, वो आपके ओनर बन जाते हैं। अगर किसी बिजनेस ये नहीं चाहता है कि वो अपना कंट्रोल खो दे, तो उसको इक्विटी शेयर्स को इश्यू नहीं करना चाहिए। रिस्क इन्वॉल्व, ओनर्स फंड सिक्योरिटी इन्वॉल्व नो रिस्क। जब आप ओनर्स फंड में जाते हो तो कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट अर्न करोगे तभी आप पे करोगे। लेकिन अगर आप बॉरोड फंड में जाते हो तो रिस्क रहता है कि अगर आप अर्न नहीं कर पा रहे हो तब भी आपको पे करना है। फ्लेक्सिबिलिटी, समटाइम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइड करते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, जिससे जो कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से आपको लोन लेना चाहिए। क्लेम ओवर द एसेट्स, कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं जो कि आपके एसेट्स को गिरवी रख लेते हैं, तब जाके आपको लोन देते हैं, जैसे कि डिबेंचर हो गया, सिक्योर्ड लोन्स हो गए, ये किसी तरीके के हैं, ठीक है। डू नॉट पुट क्लेम ओवर हैंड्स रिजल्ट इन नो रिडक्शन इन क्रेडिट वर्दीनेस। डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन्स, ये आपके मतलब आपके एसेट्स को मॉर्गेज करते हैं। कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जैसे शेयर्स हो गए, अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए, ये आपके एसेट्स का कुछ इनको लेना देना नहीं होता। प्रॉफिट हो रहा है तो भैया हमें दे देना, तो ये दूसरे तरीके के होते हैं, इनका आपके एसेट्स पे कोई राइट नहीं होता। लास्ट आता है टैक्स बेनिफिट्स, जो कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लोन इज डिडक्टेड फ्रॉम टोटल इनकम। ये सब चीजें टोटल इनकम कंपनी की से डिडक्ट होते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेट होने से पहले। डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट डिडक्टेड, जो आप इक्विटी शेयर को डिविडेंड पे करते हो वो डिडक्ट नहीं होता टोटल इनकम से। तो अगर टैक्स में बेनिफिट चाहिए तो डिवेंचर ये सब इशू करने पड़ेंगे उनको, ठीक है। लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर आपको टैक्स में बेनिफिट नहीं देगा। तो यही था। थैंक यू सो मच पार्ट देखने के लिए। थैंक यू सो मच।